हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि कैसे इवोल्यूशन की हम स्टडी की जाती है। ठीक है, इवोल्यूशन जो है किस किस प्रकार से उसे हम स्टडी करते हैं। ठीक है, एंड देयर ऑल्सो द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, कि हम होमोलॉगस ऑर्गेन या एनालॉगस ऑर्गेन या फॉसिल्स जो हैं, दीज आर ऑल व्हाट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ये एविडेंस है कि इवोल्यूशन मिलियंस ऑफ ईयर्स के ड्यूरेशन में जो है हुआ है, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स की जो स्टडी थी उससे पता लगाया गया कि इवोल्यूशन जो है वो किस प्रकार हुआ, किस प्रकार ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आए। तो दे आर ऑल्सो द वे ऑफ स्टडी द इवोल्यूशन एंड दे आर ऑल्सो द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, एक और आज हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। ओके, ठीक है, इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। इसमें जो है ये हम देखेंगे क्या हुआ कि इवोल्यूशन के दौरान जो चेंजेस आए ऑर्गेनिज्म में, उसमें क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, फर्स्ट दोज चेंजेस आर फॉर वन पर्पस, बट धीरे धीरे वो जो चेंजेस थे दे आर यूटिलाइज फॉर द अनदर पर्पस। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल जो है उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि क्या हुआ कि पहले जो रैप्टाइल्स थे या कहें डायनासोर्स थे, उसमें से कुछ डायनासोर्स ऐसे थे जिनकी बॉडी पर फेदर्स पाए जाते थे। ठीक है, हमें पता है डायनासोर्स जो है दे कम्स अंडर द रेप्टाइल ग्रुप, दे आर द लार्जेस्ट रेप्टाइल फाउंड इन द हिस्ट्री। ठीक है, तो जो रेप्टाइल्स थे, डायनासोर्स जो थे, उनमें कुछ डायनासोर्स में फेदर पाए जाते थे। ठीक है, आगे जाकर जब जो इवोल्यूशन हुआ, चेंजेस हुआ, तो क्या हुआ कि रेप्टाइल्स से बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, बर्ड्स में ये जो फेदर्स थे, ठीक है, वो फ्लाइंग में हेल्प की उन फेदर्स ने, जबकि रेप्टाइल्स में उन फेदर्स का उपयोग क्या था कि जो कोल्ड टेम्परेचर है उससे अपनी सुरक्षा करने के लिए वो फेदर्स का यूटिलाइज होता था, वो उन्हें उनकी बॉडी को वार्म रखते थे। लेकिन आगे जाके जब इवोल्यूशन हुआ, रेप्टाइल से बर्ड जो है इवोल्यूशन हुआ, और जो बर्ड्स थे उनमें भी फेदर्स थे, लेकिन नाउ दे यूटिलाइज दीज फेदर्स फॉर फ्लाइंग। ठीक है, तो वन चेंजेस कैन बी यूटिलाइज फॉर द अनदर पर्पस ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो था इवोल्यूशन, इस प्रकार के जो चेंजेस हुए कि रेप्टाइल्स के बाद जो बर्ड्स में ये चेंजेस आए, तो उससे पता लगा कि जो बर्ड्स का एवियंस का ग्रुप था, बर्ड्स जो है वो एवियंस में आती है, एव्स ग्रुप में आती हैं वर्टिब्रेट्स के। आगे जाके जब आप डाइवर्सिटी 9th में आपने डाइवर्सिटी पढ़ा होगा, आगे जाके जब आप 11th क्लास में भी एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो आप डिफरेंट फाइलोजेनी पढ़ेंगे, फाइलम्स पढ़ेंगे, कौन से फाइलम में क्या आता है। तो इसी प्रकार कॉर्डेट्स जो होते हैं, फाइलम कॉर्डेट में वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, इनवर्टिब्रेट वो होते हैं बाकी सारे जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं आता, दे कम्स अंडर द इनवर्टिब्रेट। तो कॉर्डेट्स में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम जिनमें होता है, उनमें भी 4 क्लासेस हैं, एव्स हैं। ठीक है, तो एव्स जो होते हैं, रेप्टाइल्स हैं, एव्स हैं, मैमल्स हैं, तो एव्स जो होते हैं, एवियंस जो होते हैं, वो बर्ड्स, उनमें सभी बर्ड्स आती हैं। ठीक है, तो जब ये इवोल्यूशन की स्टडी की गई कि फेदर्स जो है वो रेप्टाइल्स में भी पाए जाते थे, आगे जाके देखा कि बर्ड्स में भी फेदर्स हैं बट दे कैन फ्लाई ऑल्सो। ठीक है, तो इस स्टडी से क्या उन्होंने पता लगाया कि जो बर्ड्स हैं उनका इवोल्यूशन किन से हुआ है, उनका इवोल्यूशन रेप्टाइल से हुआ। मतलब रेप्टाइल्स में जब फर्दर चेंजेस आए तो कौन बना, बर्ड्स बनी। ठीक है, इसी प्रकार जब इवोल्यूशन
का इवोल्यूशनरी ट्री देखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो स्टडी की जाती है स्टेजेस की, डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट स्टेजेस की, तो पता लगता है कि किस प्रकार कौन से ऑर्गेनिज्म से कौन से ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर हमने देखा कि रेप्टाइल से बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार डिफरेंट अदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इवोल्यूशन हुए वन बाय वन। तो ये जो है इवोल्यूशनरी ट्री कहलाता है। जब हम इसे स्टडी करते हैं, जैसा कि हम मानते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सिंगल प्रोटिस्ट से फॉर्म हुई है, एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिसे कि प्रोटिस्ट कहा जाता है, फ्लैजेलेटेड प्रोटिस्ट कहा जाता है, उससे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो फंगाई हो, चाहे वो एल्गीज हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, सभी उस सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब उसमें चेंजेस आए तो उससे जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होता गया। उसमें जैसे जैसे चेंजेस आते गए ऑर्गेनिज्म में, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स, मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते गए। ठीक, ओके, अब ये तो हम समझते हैं कि भाई इवोल्यूशन पहले कैसा हुआ। ठीक है, इन हिस्ट्री हाउ इवोल्यूशन ऑकर, ये हम कैसे पता लगाते हैं? फॉसिल्स की मदद से, फॉसिल्स की स्टडी करके। उसी प्रकार होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन की जो है स्टडी करके हम पता लगाते हैं कि किस प्रकार इवोल्यूशन हिस्ट्री में हुआ है। लेकिन यदि हम प्रेजेंट कंडीशन में देखना चाहें तो क्या हम देख सकते हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ? यस, तो आपकी एक बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, वो है वाइल्ड कैबेज का एग्जाम्पल। ओके, तो वाइल्ड कैबेज जो होती है, वाइल्ड कैबेज एक कैबेज की वैरायटी है जिसमें कि क्या होता है कि लीव्स होती हैं। ठीक है, यूजुअली जो कैबेज हम देखते हैं वो किस प्रकार होती है? वो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कैबेज होती है। ठीक है, कॉलीफ्लावर जो है वो किस प्रकार होती है? इस प्रकार से। ठीक है, ब्रोकली जो है वो किस प्रकार से होती है? दे कम्स अंडर वन फैमिली, एक ही फैमिली के जो हैं ये सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, उसी प्रकार एक जो है केल भी जो है एक जो कि लीफी वेजिटेबल में आती है और लीव्स होती हैं उसकी, और इट कॉल्ड एज केल। ठीक है, उसी प्रकार एक और वेजिटेबल है, ठीक है, जो कि शलगम की तरह दिखती, कोल राबी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी वेजिटेबल है दे कम्स अंडर द वन फैमिली ओनली। लेकिन फार्मर्स ने क्या किया, इनका आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा इनकी डिफरेंट वैरायटी को जो है प्रोड्यूस किया। अब किस प्रकार? वाइल्ड कैबेज जो होती है वो सिंपल लीफी और इस प्रकार से एक ये लीव्स होती हैं इसकी, और इस प्रकार से ये वाइल्ड कैबेज होती है। तो वाइल्ड कैबेज में जब आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया गया, अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है? ठीक है, अब यदि आप किसी भी और वेजिटेबल को यदि हम देखें, ठीक है, जिसकी कि सारी स्टेजेस में उसका जो है उपयोग किया जाता हो, ठीक है, किसी भी जो है एक वेजिटेबल को ले लें और हम उसमें यदि हम देखें कि उसकी हर स्टेज का जो है उपयोग किया जाता हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई लीव्स है, फॉर एग्जांपल मेथी ले लें आप, मेथी या फेनुग्रीक जिसे कहते हैं, मेथी जो है बहुत आमतौर पर घरों में सब्जी बनाई जाती है उसकी, तो मेथी लीव्स जो हैं उनका भी हम उपयोग करते हैं। ठीक है, मेथी के बाद जो मेथी में जो सीड्स आते हैं, जब मेथी बड़ी हो जाती है और उसमें सीड्स आते हैं तो उनका भी हम उपयोग करते हैं। मेथी दाना जो है वो क्या है, एक फेनुग्रीक जो है उसका सीड है फेनुग्रीक का। तो इस प्रकार
बहुत सारी वेजिटेबल्स जो होती हैं उनकी हर चीज़ का जो है का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यदि आप चने ले लें, यदि आप बंगाल ग्राम जो होता है, चना जो होता है, उससे यदि आप ले लें तो क्या होता है कि जब उसकी लीव्स होती है तो उसे भी सब्जी के रूप में बनाया जाता है, उसकी भाजी बनाई जाती है। उसमें जब फ्रूट्स आता है, ठीक है, तो कच्चे भी जो है उसे खाया जाता है, ठीक। कच्चा या ग्रीन जो चना होता है, फ्रेश ग्रीन चना, उसे भी खाया जाता है, जिसे छोड़ कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जब वो ड्राई हो जाता है तो उसे भी उपयोग में लिया जाता है, उसकी दाल बनाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारी वेजिटेबल ऐसी होती है जिसकी हर स्टेज जो है वो उपयोगी होती है। वाइल्ड कैबेज की जब आप डिफरेंट स्टेजेस देखें जो कि नेचुरली आर्टिफिशियली सिलेक्ट की गई है फार्मर्स के द्वारा, तो कैसा है। जब उसका सिलेक्शन किया गया लीव्स में, जो कि लीव्स एक दूसरे के पास थी, ओपन नहीं हुई है प्रॉपर, तो जब उसे वहीं अरेस्ट कर दिया गया और बढ़ने नहीं दिया गया तो वो क्या बनी, वो बनी कैबेज, ठीक है। जब इस कैबेज को फ्लावर स्टेज में अरेस्ट कर रहा, ठीक है, जब वो ओपन हुई और ग्रीन फ्लावर बनता है उससे, तो उस फ्लावर स्टेज में जब उसे हम निकाल लेंगे तो वो ब्रोकली बनेगी, ठीक है। तो ये क्या है, कैबेज, ठीक है। जब फ्लावर स्टेज में किया गया तो ब्रोकली। जब स्टराइल हो गया फ्लावर, ठीक है, और उस स्टेज पे जब उसका अरेस्ट कर दिया गया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया और इस प्रकार आर्टिफिशियली यहीं पर प्रोग्रेस रोक दी और उसे निकाल लिया गया, तो उसे कॉलीफ्लावर बनी उससे, ठीक है। उसी प्रकार जब और एक और कि यहां से इस वाइल्ड कैबेज से, ये वाइल्ड कैबेज है, तो 200 ईयर्स से जो है 200 मिलियन ईयर्स से, सॉरी 200 मिलियन नहीं, 2000 ईयर्स से जो है ये फार्मर इस प्रकार से वाइल्ड कैबेज के डिफरेंट आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा डिफरेंट जो है वो क्रॉप्स इनकी कर रहे हैं, ठीक है। जब ये लीफी स्टेज में रहा तो इस लीफी स्टेज को केल कहा गया, ठीक है। ग्रीन कलर की वेजिटेबल होती है लीफी वेजिटेबल, केल कहा जाता है। इट्स अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड कैबेज ओनली, ठीक है। जब ये जो है लीव्स आप एक दूसरे के पास थी तो वो कैबेज बनी, वहीं पर उसे अरेस्ट कर दिया, कैबेज बनी। जब वो खुल गई लीव्स इस प्रकार से तो वो केल बनी। जब उसमें से फ्लावर निकला तो वो ब्रोकली बनी। जब वो स्टेराइल फ्लावर बन गया तो वो कॉलीफ्लावर बनी। और जब इसमें इस प्रकार से जो सोलन पार्ट पे अरेस्ट किया गया, ठीक है, तो ये बना कोलराबी। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार यहीं पर हम आर्टिफिशियली सिलेक्शन के द्वारा क्या कर रहे हैं, एक ही वैरायटी में चेंजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो इवोल्यूशन है ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हमने पढ़ा कि किस प्रकार प्रेजेंट कंडीशन में हम किसी चेंजेस को, इवोल्यूशन को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार डिफरेंट जो है चेंजेस के द्वारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। यहाँ पर ये याद रखिए कि ये जो सिलेक्शन है ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। फार्मर्स अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा के अनुसार ये सिलेक्शन कर रहे हैं और डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। What is molecular phylogeny, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट इवोल्यूशन होते हैं, ठीक है, उसे हम किस प्रकार लिविंग स्पीशीज जो होती हैं उनमें किस प्रकार स्टडी किया जाता है। तो जैसा कि हमें पता है कि डीएनए जो है मेन फैक्टर है, मेन फंक्शनल यूनिट है फॉर इवोल्यूशन, क्योंकि जब डीएनए कॉपिंग के दौरान जब चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं तभी वो चेंजेस जब इनहेरिट होते हैं तो क्या होता है, न्यू
चेंजेस या न्यू वेरिएशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं नई प्रोजेनी में। ठीक है, तो डीएनए जो है जब उसकी स्टडी की जाती है, ठीक है, जब एक ही स्पीशीज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं या एक फैमिली के डिफरेंट स्पीशीज हैं, तब जब उनका डीएनए स्टडी किया जाएगा और डीएनए में चेंजेस स्टडीज की जाएंगे, तब पता लगेगा कि किस प्रकार किस स्पीशीज का डीएनए किस टाइप का है और कैसे जो चेंजेस हैं वो आए। ठीक है, तो इस प्रकार जब डीएनए स्टडी करके ये पता लगाया जाता है ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन या इवोल्यूशन की स्टडी की जाती है, तो वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। ठीक है, और इस प्रकार क्या होता है कि जब इस प्रकार से डीएनए को स्टडी किया जाता है और पता लगाया जाता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डीएनए उस स्पीशीज से मैच खाता है, तो उसे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं अंडर द दैट स्पीशीज। ठीक है, क्योंकि इतना सिंपल नहीं है। जैसे नाउ वी नो, यदि हम किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, मान लीजिए कॉकरोच को देखते हैं, तो हमें पता है कि भाई कॉकरोच है बिकॉज वी आर फैमिलियर विद इट। बट अज्यूम करें कि कोई एक बिल्कुल नया सा ऑर्गेनिज्म हमने देखा है, तो हम उसे कैसे क्लासिफाई करेंगे कि ये किस स्पीशीज का है या ये किस फैमिली का है। तो उस वक्त उस चीज को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर जो ब्रांच में हम जब क्लासिफाई करते हैं, पर्टिकुलर स्पीशीज में या फैमिली में या फाइलम में जब हम उसे क्लासिफाई करते हैं, तो वो प्रोसेस क्लासिफिकेशन कहलाती है। और ये कंप्लीट जो स्टडी होती है क्लासिफिकेशन की, ये कहलाती है टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये कहलाती है टैक्सोनॉमी, जिसमें हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं कि कैसे जो है पर्टिकुलर, कैसे हम एल्गीज को लेते हैं या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्यों एनिमल किंगडम में आता है या क्यों प्लांट किंगडम में आता है, या उसकी कौन से फाइलम में आएगा या उसकी कौन से टाइप में वो ऑर्गेनिज्म फिट होगा। ये जो सारी स्टडी है ये टैक्सोनॉमी कहलाती है। और जब डीएनए स्टडी करके किसी को क्लासिफाई किया जाता है तो वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। ठीक, तो इस प्रकार ये याद रखिए कि टैक्सोनॉमी और जो इवोल्यूशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इवोल्यूशन इज वेरी इंटरलिंक्ड, आर वेरी इंटररिलेटेड, बिकॉज इवोल्यूशनरी स्टडी से ही हमें पता लगेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म को किस जो है फाइलम में हमें क्लासिफाई करना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार ये हमने पढ़ा इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि इवोल्यूशन जो है वो किस प्रकार डिफरेंट स्टेजेस हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि एक साइंटिस्ट हुए लैमार्क, उन्होंने एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने ये जो है कंक्लूजन दिया कि कुछ जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, जिनका कि सर्वाइवल एडवांटेज होता है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोज चेंजेस जो है उनमें क्या होता जाता है, वो रहते हैं। ठीक है, वो चेंजेस जो हैं कंटिन्यू रहते हैं, और जो चेंजेस जिनका कि सर्वाइवल एडवांटेज नहीं होता है वो चेंजेस जो हैं वो कम होते जाते हैं। ठीक है, इसका किस प्रकार उन्होंने इसे जो है एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने एक जिराफ का एग्जाम्पल दिया कि जो जिराफ पहले होता होगा तो वो जिराफ जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, ड्राई पीरियड में, डेजर्ट एरियाज में जिराफ पाया जाता है, जहाँ पर कि क्या होता है कि यूजुअली पत्तियाँ कम होती हैं या जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर पत्तियाँ होती हैं, घास या इस प्रकार से नीचे अवेलेबल फूड नहीं होता है। और जिराफ क्या करता है, यूजुअली वेजिटेरियन है और वो यूजुअली घास खाता है, ठीक है, या पत्तियाँ खाता है, जो पेड़ पौधे हैं उससे ही उन पे वो डिपेंडेंट रहता है। ठीक, तो जिराफ जो है ड्राई पीरियड में रहने की वजह से क्या हुआ कि उस एनवायरनमेंट के लिए अडाप्ट हो गया। कैसे, ठीक है, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते होंगे, नीचे तो पत्तियां नहीं, नीचे घास या पत्तियां नहीं थी, तो उससे क्या हुआ कि ऊंचे जो ऊपर पेड़ होंगे उससे उसे पत्तियां खानी पड़ती होंगी, तो फॉर दैट रीजन उसकी जो गर्दन थी उसे लंबी करनी पड़ती होगी। ठीक है, चूंकि जब उस नेक स्ट्रेचिंग की वजह से उसे खाना मिलने लगा
तो ये एक एडाप्टेशन आ गया उसमें, उसकी नेक धीरे धीरे लंबी होती गई और ये जो चेंजेस थे ये उसकी प्रोजेनी में भी ट्रांसफर हुए व्हेन दे अफेक्टेड द डीएनए ऑल्सो। ठीक है, तो जब कुछ चेंजेस जर्म सेल को अफेक्ट करते हैं तभी वो इनहेरिट होते हैं, अदरवाइज वो इनहेरिट नहीं होते, और इसलिए ये जो ट्रेट था ये इनहेरिटेड ट्रेट बन गया। ठीक, और जिराफ की प्रोजेनी में भी नेक जो है वो स्ट्रेच होती गई। ठीक है, तो इस प्रकार चूंकि इस चेंज का जो है सर्वाइवल एडवांटेज था तो प्रोजेनी में ट्रांसफर तो हुआ ही, साथ ही उसमें और प्रोग्रेस हुई और जिराफ की जो नेक थी वो लंबी होती गई। ठीक है, तो इस प्रकार जिसका सर्वाइवल एडवांटेज होगा वो चेंज जो है वो फलेगा फूलेगा। कहने का मतलब ये है कि उसमें प्रोग्रेस होगी। लेकिन जो चेंज, जो वेरिएशन का उपयोग नहीं है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, वो जो चेंजेस हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम श्रिंक होते जाएंगे। ठीक है, कैसे? जैसे कि हम कहते हैं कि भाई जो ह्यूमंस हैं उनके एंसेस्टर कौन है? उनके एंसेस्टर है मंकीज। ठीक है, मंकीज में टेल होती है, लेकिन क्या ह्यूमन में टेल होती है? नहीं। मंकीज में उस टेल का क्या एडवांटेज है? वो टेल उन्हें बहुत मदद करती है बॉडी का बैलेंस बनाने में, ठीक है, जंप करने में। इस प्रकार मंकीज को उसका सर्वाइवल एडवांटेज है। लेकिन ह्यूमन क्योंकि आर्बोरियल नहीं है, वो पेड़ों पे नहीं रहते, ठीक है, वो लैंड पे रहते हैं और वो टेरेस्ट्रियल होने के साथ साथ ही उनका वो इरेक्ट जो है इरेक्ट चलते हैं। ठीक है, जो उनकी पोजीशन है स्टैंडिंग पोजीशन है और इसी में जो ह्यूमन है वो वॉक करते हैं। इस प्रकार उस टेल की जो उपयोगिता थी वो ह्यूमन में न के बराबर हो गई और इसलिए जब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ मंकी से, ऐप से, तो वो टेल धीरे धीरे गायब होने लगी ह्यूमन में। लेकिन आज भी यदि ह्यूमन एम्ब्रियो को स्टडी किया जाए तो उसमें टेल पाई जाती है, जो कि जब धीरे धीरे वो फीटस बड़ा होता है तो वो टेल श्रिंक होती, गायब हो जाती है, उसका जो है वो साइज में नहीं बढ़ती। ठीक, तो इट इज वन ऑफ, कैसे हम कह सकते हैं कि भाई ह्यूमन में कभी टेल होती थी? जब आप उसका एम्ब्रियो की स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यस, उसका ह्यूमन एम्ब्रियो जो है इट हैज अ टेल, बट चूंकि उसका कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है इसलिए वो श्रिंक होती गई और देयर इज नो टेल प्रेजेंट नाउ इन ह्यूमन। ठीक, तो ये लैमार्क ने कहा कि किस प्रकार जो सर्वाइवल एडवांटेज वाले चेंजेस हैं वो प्रोग्रेस करेंगे और जिनका सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है वो श्रिंक होते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है लैमार्क ने हमें बताया। ठीक, अब इवोल्यूशन के साथ हम पढ़ेंगे कि क्या इवोल्यूशन और प्रोग्रेशन एक सिमिलर टर्म है, क्या हम उन्हें एक ही मान सकते हैं? कैन इवोल्यूशन equated with progression? Then no, evolution cannot equated with progression. ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि यदि कुछ इवोल्यूशन हुआ है तो वो प्रोग्रेस है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ रीज़न हैं। जैसा कि हमने बताया कि इवोल्यूशन होने की मैकेनिज्म क्या क्या है, तो हमने उसमें देखा था नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन से जो इवोल्यूशन होगा उसमें हम कह सकते हैं कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन साथ ही हमने देखा कि जो इवोल्यूशन है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इवोल्यूशन कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द प्रोग्रेशन। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें इवोल्यूशन के साथ साथ याद रखने हैं, स्पेसिएशन के साथ याद रखने हैं। ठीक है, तो एट अ टाइम different branches can be evolved from one branch। कहने का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक सिंपल ब्रांच से मल्टीपल ब्रांच इवॉल्व हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ब्रांच से इवोल्यूशन होके सिर्फ एक बार में एक ही ब्रांच बनेगी, बट एक ब्रांच से मल्टीपल ब्रांचेस इवॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है स्पीशिएशन जब होता है तो स्पीशिएशन डज नॉट मीन दैट द ओल्ड स्पीशीज विल डाई
or the new species is advanced than the old species, or the new species is advanced than old species। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इवोल्यूशन को हम प्रोग्रेशन नहीं मान सकते हैं कि इवोल्यूशन यदि हुआ है तो वो एक प्रोग्रेसिव चेंज है, वो एक रिग्रेसिव चेंज भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या बताया है कि यदि स्पीशिएशन होता है, स्पीशिएशन हमने क्या पढ़ा था, एक एग्जिस्टेड स्पीशीज से जब न्यू स्पीशीज फॉर्म होती है, ठीक है, तो उसे हम स्पीशिएशन कहते हैं। और उसका कारण क्या था कि जीन फ्लो में जब ब्रेक हो जाता है और वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म कहीं और जाके एक सब पॉपुलेशन फॉर्म करता है, तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जब उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो उससे कंप्लीटली न्यू स्पीशीज फॉर्म हो सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जब स्पीशिएशन होता है तो ये बिल्कुल भी तय नहीं है कि जो ओल्ड स्पीशीज है वो मर जाएगी जब न्यू स्पीशीज फॉर्म होगी, ऐसा नहीं है। ओल्ड स्पीशीज भी एग्जिस्ट करती है और न्यू स्पीशीज भी एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, न्यू स्पीशीज ओल्ड स्पीशीज से एडवांस है ये भी कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो इवोल्यूशन है वो एनवायरनमेंट के मुताबिक हो रहे हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो न्यू स्पीशीज बनेगी वो ओल्ड स्पीशीज से एडवांस होगी, क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डायनासोर्स। ठीक है, तो डायनासोर्स कैसे थे, दे आर वेरी लार्ज, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट स्टिल वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, अब जो स्पीशीज हैं वो भले ही रेप्टाइल्स जो है वो स्मॉल हैं, लेकिन जो है वो सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन क्या डायनासोर्स उनसे एडवांस नहीं थे, ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा। ठीक है, तो सारे जो चेंजेस हैं वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली होते हैं। ठीक, तो स्पीशिएशन डज नॉट मीन दैट ओल्ड स्पीशीज डाई और द न्यू स्पीशीज आर एडवांस देन द ओल्ड स्पीशीज। ठीक, ओके, नाउ अदर पॉइंट इज, ओके, वी नो दैट स्पीशीज, जो नई स्पीशीज हैं वो क्यों डेवलप हो रही हैं, द स्पीशीज डेवलप्स ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ही क्या होती है, नई स्पीशीज फॉर्म होती है। और ठीक है, और ये जो स्पीशीज हैं वो रहेंगी या नहीं रहेंगी, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज depends upon how it adapted to its environment। ठीक है, तो एनवायरनमेंट, ठीक है, तो नई स्पीशीज जो फॉर्म हुई है, इवोल्यूशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है ये सारे पॉइंट जानना कि इवोल्यूशन जब होता है तो इवोल्यूशन का होना मतलब ये नहीं है कि जो नई स्पीशीज हैं दे आर एडवांस्ड या नई स्पीशीज बनने पे ओल्ड स्पीशीज मर जाएंगी। ठीक है, इवोल्यूशन जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा होता है और एक वक्त में एक ब्रांच से दूसरी कई सारी ब्रांचेस इवॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, नई जो स्पीशीज बनी हैं वो आगे कंटिन्यू करेंगी या नहीं करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी या नहीं करेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है हाउ दे आर अडॉप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। सिर्फ यदि डायनासोर का फिर से एग्जाम्पल देखें तो उसके एक्सटिंक्ट होने का क्या कारण था, वो बहुत हैवी और बड़ा होने की वजह से जो है वो मैमल से क्या नहीं कर पाया, मैमल से compete नहीं कर पाया। ठीक है, साथ ही उस वक्त कुछ ऐसे चेंजेस आए अर्थ में जिसकी वजह से उनकी जो स्पीशीज थी वो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा और इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि इवोल्यूशन और प्रोग्रेशन एक ही टर्म है। ठीक है, इवोल्यूशन इज जस्ट एंड जस्ट द चेंजेस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो इवोल्यूशन को हम प्रोग्रेशन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन, कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन
हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके फ्रेंड्स, इवोल्यूशन से रिलेटेड ह्यूमन इवोल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। उसके पहले दो टर्म्स मैं बताना चाहूँगी, माइक्रो इवोल्यूशन एंड मैक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन क्या है? ठीक है, जब कुछ चेंजेस की वजह से, ठीक है, एक स्पीशीज से जब एक सब स्पीशीज फॉर्म होती है तो उसको कहते हैं माइक्रो इवोल्यूशन। ठीक है, लेकिन जब एक स्पीशीज से या एक फाइलम से एक डिफरेंट फाइलम का इवोल्यूशन होता है ओवर अ लॉन्ग जियोलॉजिक पीरियड ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज मैक्रो। ठीक है, तो माइक्रो मीन्स स्मॉल इवोल्यूशन। ठीक है, एक स्पीशीज से सब स्पीशीज बन रही है तो दैट विल बी कॉल्ड एज माइक्रो इवोल्यूशन। लेकिन मैक्रो मीन्स लार्ज स्केल पे हो रहा है इवोल्यूशन, लार्ज स्केल पे एक स्पीशीज से कंप्लीटली न्यू फाइलम या कंप्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म जब फॉर्म होता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो इवोल्यूशन एंड इट ऑकर एज अ लार्ज जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, तो these are the two terminology which you should know, what is the micro and the macro evolution. ठीक, now we will understand what is the human evolution. ठीक है, तो ह्यूमन इवोल्यूशन भी जो है, जैसा कि मैंने बताया, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी के द्वारा ह्यूमन इवोल्यूशन को समझा जा सकता है कि और कैसे जो है ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो किस तरीके से, कहाँ से जो है ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ और किस तरीके से वो फिर पूरी अर्थ पे जो है वो अलग अलग रेसेस जो है वो फॉर्म हुई। ठीक है, तो 15 मिलियंस ईयर एगो ठीक है, क्या होते थे? हैरी बॉडीड गोरिल्लास होते थे। ठीक है, विच रिजेंबल्स द होमिनाइड्स। ठीक है, जो होमिनाइड्स को रिजेंबल करते थे। अब ये होमिनाइड्स क्या होते थे? ठीक है, होमिनाइड्स जो होते थे, hominids, they looks like chimpanzees और gorilla but they walk erect। ठीक है, वो इरेक्ट वॉक करते थे और उनकी हाइट जो है वो कम होती थी एंड दे वॉक इरेक्ट। ठीक है, तो 15 ईयर्स एगो हैरी बॉडीड गोरिल्लास होते थे अफ्रीका में, ये अफ्रीका में पाए जाते थे। ठीक है, ये हाइपोथेसिस नहीं है। ठीक है, ये जो फॉसिल स्टडीज जो की जाती है उसके द्वारा ये सब जो स्टडी जो है साइंटिस्ट ने की है और उससे पता लगा कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है इनमें चेंजेस आए और उससे डिफरेंट जो है अदर ह्यूमन जो है इवोल्यूशन हुआ। ठीक, तो 15 मिलियन ईयर्स एगो हैरी बॉडीड गोरिल्ला विच रिजेंबल्स द होमिनाइड वो इवॉल्व हुए, जिनसे कि होमिनाइड्स इवॉल्व हुए और इन होमिनाइड्स को होमो हैबिलिस कहा गया। ठीक है, ये होमो हैबिलिस जो है दे यूज स्टोन का प्रयोग करते थे, किसमें? शिकार करने में। ठीक है, दे यूज द स्टोन एंड दे ईट द फ्रूट्स, मोस्टली फ्रूट खाते थे। ठीक है, होमो हैबिलिस। ठीक है, और ये होमो हैबिलिस जो थे 3 मिलियन ईयर एगो हुए। ठीक है, इन होमो हैबिलिस से 1.5 मिलियन ईयर एगो होमो इरेक्टस जो थे वो इवॉल्व हुए। ठीक है, होमो इरेक्टस इवॉल्व हुए और इन होमो इरेक्टस से होमो सैपियंस जो है, जो कि मॉडर्न मैन जो है वो इन्हीं होमो सैपियंस से इवॉल्व हुए। ठीक है, और ये होमो सैपियंस जो हैं 1 मिलियन ईयर एगो हुए। ठीक है, और आइस एज के दौरान ये होमो सैपियंस जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ में जो है ये क्या हुआ, हैबिटेट हुए और फिर डिफरेंट रेसेस जो हैं इनसे फॉर्म हुई। ठीक है, तो डिफरेंट रेसेस
इनसे फॉर्म हुई। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो है अफ्रीका में हुआ है। होमो इरेक्टस जो है ये ईस्ट अफ्रीका में हुए, होमो हैबिलिस। ठीक है, और होमो सैपियंस जो थे वो एशिया में, सेंट्रल एशिया। ठीक है, और होमो इरेक्टस जो थे वो साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस प्रकार ये होमोसेपियंस जो है जब आइस एज में डिफरेंट रीजन्स में, अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में जब ये गए, ठीक है, हैबिटेट हुए, तो वहाँ पर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस आए और डिफरेंट अदर रेसेस, ठीक है, रेसेस मतलब वी आर ह्यूमन बट वी आर डिफरेंट इन रेसेस। सम आर जापानीज, ठीक है, सम आर इंडियंस, सम आर चाइनीज, ठीक है, सम आर अफ्रीकन्स, ठीक है, सम आर यूरोपियंस। ठीक है, तो ये क्या है, ये अलग अलग रेसेस हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बट वी आर हैविंग डिफरेंट रेसेस। ठीक है, सभी आप यदि देखेंगे जापानीज लुक द डिफरेंट, इंडियंस लुक डिफरेंट, ठीक है, एशियन लुक डिफरेंट, एशियन कैंटिनेंट्स के जो पीपल है दे विल लुक डिफरेंट, अफ्रीकन्स विल लुक डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज दे आर एडेप्टेड अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, और इसलिए उनमें जो है उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस आए। ठीक, और इस प्रकार डिफरेंट रेसेस जो हैं वो फॉर्म हुई। ठीक है, अब ये जो होमिनाइड्स हैं, होमिनाइड्स जैसा कि मैंने बताया कि 3 मिलियन ईयर एगो होमिनाइड्स जो है वो इवॉल्व हुए, और ये होमिनाइड्स जो है एक होमिनाइड जिसका कि नाम दिया गया लूसी, उसका फॉसिल जो है मिला यूथोपिया में। ठीक है, अफ्रीका में यूथोपिया में फॉसिल मिला 1974 में। ठीक है, और ये एक होमिनाइड था। ये कैसे पता चला एक होमिनाइड था? इसकी जो हाइट थी वो 3.4, ठीक है, 3.8 जो है इसकी फीट, इसकी हाइट थी 3 फीट 8 इंचेस इसकी हाइट थी। मतलब हाइट में ये काफ़ी छोटा, इसका पूरा स्कल जो है वो मिला इस होमिनाइड का, इसे लूसी नाम दिया गया। और ये जो था इसका जेनेटिक, इसका जो बायोलॉजिकल नेम था वो था स्ट्रैलोपिथेकस एफरेंस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंस इसका बॉटनिक बायोलॉजिकल नेम इसको दिया गया। और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक जीनस है, एक जीनस का नाम है, और ये जो लूसी है इस जीनस को बिलोंग करती थी। जब इसका स्टडी किया गया, एवोल्यूशनरी स्टडी, जब इसका स्कल स्टडी किया गया, तो स्कल में देखा गया कि जो इसका जो स्केलेटन था उसमें देखा गया कि जो स्कल था इट रिजेंबल्स द गोरिल्लाज एंड चिंपैंजी, बट जब इसका पेल्विस देखा गया तो इससे पता चला है कि इट वॉक्स इरेक्ट। ठीक है, क्योंकि चिंपैंजीज और गोरिल्ला जो है वो अपने 4 लिम्स पे वॉक करते हैं, लेकिन ये जो होमिनाइड्स से दे वॉक इरेक्ट, दे वॉक लाइक ह्यूमन। ठीक, तो इस प्रकार ये जो फॉसिल है इसका स्टडी करने से पता चला कि इनसे ही जो है ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ रहा। ठीक है, हुआ होगा। ठीक, तो ह्यूमन इवोल्यूशन में गोरिल्ला से होमो हैबिलिस, होमिनाइड लुकिंग गोरिल्ला से होमो हैबिलिस जो कि फ्रूट ईटर थे, होमो इरेक्टस जो कि मीट ईटर थे, शिकार करते थे। ठीक है, और उनसे बने होमो सैपियंस। सैपियंस का मीन्स है वाइज, तो ये जो ह्यूमन थे दे आर वाइज देन दीज। और इन ह्यूमंस में इन होमो सैपियंस मैन से मॉडर्न होमो सैपियंस बने। ठीक है, और ये मॉडर्न होमो सैपियंस जो हैं अराउंड 75,000 ईयर से लेके 10,000 ईयर के बीच में इनका एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, जिसमें कि इन्होंने केव्स में रहना स्टार्ट किया 18,000 ईयर्स एगो से। ठीक है, तो केव्स में ये कब से रहते थे? 18,000 ईयर्स एगो दे लिव्स इन केव्स। ठीक है, और 10,000 ईयर्स एगो उन्होंने एग्रीकल्चर या कहे खेती करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बिकॉज दीज आर वाइज मैन,
ये जो वाइज थे ये वाइज ह्यूमन थे, दीज होमोसेपियंस आर वाइज एंड दे एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट कि कैसे कैसे जो है वो उनका काम आ सकता है। तो उन्होंने एग्रीकल्चर किया, केव्स में रहना शुरू किया। तो इस प्रकार होमोसेपियंस से मॉडर्न होमोसेपियंस का इवोल्यूशन हुआ और मॉडर्न होमोसेपियंस जो है वो 75,000 से 10,000 ईयर्स के बीच में इवॉल्व हुए। ठीक, तो इस प्रकार ये जो फॉसिल्स हैं उनकी जब डीएनए स्टडी की जाती है तो उससे पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन जो है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी के द्वारा स्टडी किया जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ। क्यों हम कहते हैं कि मंकीज आर द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, बिकॉज दे हैव इवॉल्व फ्रॉम द गोरिल्लाज एंड चिंपैंजी। जब उनमें चेंजेस आए, व्हेन दे वॉक इरेक्ट, जब उन्होंने और एक्सप्लोर किया, स्टोन का प्रयोग किया डिफरेंट फंक्शन के लिए, शिकार करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने मीट स्टार्ट किया क्योंकि दे बिकम एक्सपर्ट इन प्रिडेटिंग। ठीक है, तो उसमें जब एक्सपर्ट हुए तो दे बिकेम द मीट ईटर। लेकिन जब उन्होंने एग्रीकल्चर को एक्सप्लोर किया, ठीक है, तो बहुत सारा जो है एग्रीकल्चर में चेंजेस आए होंगे। ठीक, तो इस प्रकार डिफरेंट जब एक्सप्लोर किया एनवायरनमेंट को, एडाप्टेशंस हुए, तो इस प्रकार मॉडर्न मैन या मॉडर्न ह्यूमंस का जो है इवोल्यूशन हुआ। और जो मॉडर्न ह्यूमन हैं उन्हें होमो सेपियंस कहते हैं। और एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, वन प्रोजेक्ट नेम इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें कि किया जा रहा है डिफरेंट रेसेस के डीएनए का जो है अध्ययन किया जा रहा है और उससे ह्यूमन इवोल्यूशन को स्टडी किया जा रहा है। एंड दिस प्रोजेक्ट नेम्ड एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक, तो इस प्रकार हमने ह्यूमन इवोल्यूशन भी पढ़ लिया और इस प्रकार वी हैव कंप्लीटेड विद द चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। नाउ वी विल do the NCERT book exercise and then the revise the chapter.